आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में दो अहम खबरें होंगी, उनके अलावा कई और अहम तस्वीरों के साथ खबरें। पहली खबर तो अहम वाली ये है कि सीज़ फायर के दौरान ईरान को चाइना से एक चमत्कारी हथियार मिलने जा रहा है जो अमेरिका का गेम पलट सकता है अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो। दूसरी खबर यह है कि ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी के बारे में एक अपडेट आई है। और सवाल ये भी है कि क्यों बहुत से लोग सिर्फ उन्हें इसलिए गद्दार कहते हैं क्योंकि वो हर जंग और हर हमले से बच निकलते हैं। तो इस बार कहानी से जुड़ी क्या अपडेट है वो मैं आपको पहली खबर के बाद बता दूंगा। पहले शुरुआत करते हैं इस खबर से। ये खबर अमेरिका से लेकर इसराइल तक हलचल पैदा कर रही है और इस हलचल के पीछे की वजह है ईरान और चाइना का मिलिट्री कॉपरेशन और एक चमत्कारी हथियार। ये खबर कुछ सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या सीज़ फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच जंग दोबारा शुरू हो सकती है, और क्या चीन वाकई ईरान को एक ऐसा गजब का एक ऐसा चमत्कारी हथियार भेज रहा है जिससे पासा पलट सकता है। 11 अप्रैल की ताज़ा रिपोर्ट जो कह रही है वो अमेरिका और इसराइल की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। आइए अब इस रिपोर्ट और उस हथियार को आपके सामने डिटेल में रखते हैं। पाकिस्तान में हुई मीटिंग या सीज़ फायर क्या होगा इस पर हम जिक्र नहीं करेंगे, बात इस हथियार की होगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा ये है कि चाइना अगले कुछ हफ्तों के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर ईरान को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने वाला है। इस खबर ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है क्योंकि चाइना ये हथियार सीधे भेजने के बजाय किसी तीसरे मुल्क, किसी थर्ड कंट्री के ज़रिए भेजने की प्लानिंग कर रहा है ताकि दुनिया की नज़रों से इसे छुपाया जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं, ज़मीन से भेजेगा। लेकिन अब रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है, कुछ तो छुपा नहीं है। चाइना ने क्या जो कहा है वो बताएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ईरान को कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें यानी मैनपैड्स देने की तैयारी में है। ये वो हथियार हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी जंगी जहाज़ों और ड्रोन्स के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं। 5 हफ्तों तक ईरान में जंग चली। कुछ दिन पहले ख़त्म हुई, सीज़ फायर हुआ और इस जंग में ये देखा गया था कि ऐसे ही सिस्टम्स ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया था और ईरान की ज़मीन पर अमेरिका के 2 हरक्यूलिस जहाज़, 2 जंगी हेलीकॉप्टर एक ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गए। ये ग्राउंड ऑपरेशन था और इसमें ये एयर डिफेंस काम आया, कंधे पर रखने वाला। अब डर ये है कि अगर ये 2 हफ्तों का सीज़ फायर टूटता है तो ईरान इन चाइनीज़ हथियारों के दम पर अमेरिकी एयरफोर्स के लिए नो फ्लाइंग जोन बना देगा। हैरानी की बात यह है कि सब उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप ने पहले ही धमकी दे रखी है कि जो भी मुल्क ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और ये सीज़ फायर के बाद धमकी दी ट्रंप ने। दरअसल अमेरिका को पक्का शक है कि ईरान इस सीज़ फायर के वक्त का इस्तेमाल अपने हथियारों का ज़ख़ीरा भरने के लिए कर रहा है। करना भी चाहिए, उसका हक है भाई। दूसरी तरफ चाइना ने इन तमाम इल्ज़ामों को सिरे से खारिज कर दिया है। वाशिंगटन में चाइनीज़ एम्बेसी के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चीन ने कभी किसी जंग लड़ने वाले मुल्क को हथियार नहीं दिए और ये बातें महज सनसनी फैलाने के लिए की जा रही हैं। चाइना का कहना है कि वो तो खुद इस सीज़ फायर को कराने में बड़ा रोल निभा रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि चाइना अगर जंग लड़ने वाले मुल्कों को हथियार नहीं देता तो क्या अमन से रहने वाले मुल्कों को हथियार देता है कि जाओ भैया जाकर जंग लड़ो, क्यों बैठे हो खाली? दरअसल जंग के वक्त ही हथियारों का धनतेरस आता है, खूब बिक्री होती है और इसी वक्त में मुंह बोले दामों पर हथियार बेचे जाते हैं। तो चाइना जैसा बनिया इस मौके को कैसे गवा देगा? और फिर यहाँ तो उसके दुश्मन अमेरिका का भी नुकसान होना है ईरान के हाथों, यानी दोगुना फ़ायदा। हथियार भी बिक रहा है, दुश्मन भी ढेर हो रहा। जाहिर है चाइना ईरान से हुई इस डील को छुपाना चाहता है और ये ठीक भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि हथियार और प्यार जितनी मुद्दत तक छुपा रहे उतना ही लंबा चलता है। आजमा लीजिएगा, एक चीज़ में तो आप आजमा सकते हैं। खैर दोस्तों, मेरा मानना है कि ये महज हथियारों की सप्लाई नहीं बल्कि ट्रंप की धमकियों को चीन का सीधा जवाब है। अगर ये मैन पैड्स किसी तीसरे मुल्क के रास्ते ईरान पहुंच जाते हैं तो असली और अगली जंग अमेरिका और इसराइल के लिए एक और ज़्यादा भयानक ज़ख्म में बदल सकती है। ट्रंप अगले महीने चाइना जाने वाले हैं, लेकिन इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने उस विजिट से पहले ही माहौल को बेहद कशीदा बना दिया है, टेंस बना दिया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इन हथियारों को ईरान पहुंचने से रोक पाएगा या फिर 11 अप्रैल की ये रिपोर्ट एक नई और बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होगी। पेश खैमा का मतलब पढ़िएगा,
मैं आजकल आपको नए उर्दू के लफ्ज़ दे रहा हूँ, पढ़िएगा। लेकिन चाइना से हथियार पहुँचेगा नहीं कह सकते। ईरान के एयर डिफेंस ने वाकई कुछ तो कमाल किए हैं। कुछ एयरक्राफ्ट मारकर गिराए हैं, ड्रोन्स तो गिराए ही हैं। जाहिर है कि उसमें ईरान के घर में बने हुए एयर डिफेंस भी शामिल होंगे। चाइना से पहले मिला एयर डिफेंस भी हो सकता है। S-400 रूस का था या नहीं था, नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना की हुकूमत ने इसे कभी नहीं माना। फिलहाल जितनी खबर थी वो आप तक पहुंचा दी। मुझे नहीं पता कि चाइना के पास देने को क्या क्या है और ईरान के पास हासिल करने को क्या क्या है। खबर है, बाकी अपने अंदाजे हैं, अंदाजे में नहीं लगाता। अब एक ऐसी खबर सुनिए जिसके बारे में आप सब बहुत दिनों से पूछ रहे थे। ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई उन्हें गद्दार कह रहा है, तो कोई उन्हें अमेरिका और इसराइल का जासूस बता रहा है। कोई पूछ रहा है कि यह आदमी हर हमले में, हर जंग में बच कैसे निकलता है, जबकि सुप्रीम लीडर तक शहीद हो जाते हैं। लेकिन 9 अप्रैल की रात इस्माइल कानी का एक ऐसा बयान आया जिसने तमाम अफवाहों पर ताला लगा दिया। मैं यह बयान आपको आज 11 अप्रैल को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि खबरों की आपाधापी में ये बेहद अहम जानकारी कहीं पीछे छूट गई थी और ना छूट जाए इसलिए सामने ले आया। जनरल इस्माइल कानी ने लेबनान और पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट के मुजाहिदीन के नाम एक बहुत ही जज्बाती और सख्त ख़त लिखा है और ये बयान उनका ईरान की सरकारी मीडिया ने छापा है। इस्माइल कानी ईरान में है। IRGC की जो इंटरनेशनल फोर्स होती है, दूसरे मुल्कों में काम करने वाली कुछ फोर्स, उसके वो चीफ कमांडर हैं। ईरान के निज़ाम को अब भी उन पर पूरा भरोसा है। सोशल मीडिया पर लोगों को नहीं है। ये सोशल मीडिया वाले वही लोग हैं जिन्हें पता है कि ईरान में न्यूक्लियर बम है, जबकि ईरान कहता है कि फतवे का हवाला देकर कि नहीं है हमारे पास। चलिए कानी का बयान सुनिए। इस्माइल कानी ने जो रेजिस्टेंस के लिए अपना ख़त लिखा है उसमें साफ कह दिया है कि इसराइल को उसकी दरिंदगी के लिए ऐसी सख्त सज़ा दी जाएगी जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये लेबनान पर ज़ालिमाना हमलों के बाद बयान आया। कानी ने लिखा कि ज़ायनी हुकूमत की तारीख़ मासूमों, औरतों और बच्चों के कत्लेआम से भरी पड़ी है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये मुजरिम और बच्चों का कातिल अपनी वहशत से ये साबित करना चाहता है कि वो अपने आका अमेरिका से भी ज़्यादा बेरहम और पत्थर दिल है। कानी ने साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी कि दुश्मन ये जान ले कि उसे अपनी इन हरकतों पर पछताना पड़ेगा और उसे एक इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। कमांडर कानी ने मुजाहिदीन की बहादुरी को सलाम करते हुए कहा कि वो इज़्ज़त और हिम्मत की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं जो दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। ये सब इस खबर में लिखा हुआ आप जाकर पढ़ लेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो लोग इस्माइल कानी पर शक कर रहे थे या उन्हें जासूस बता रहे थे, उनके लिए ये ख़त एक करारा जवाब है कि खाली खाली बैठे हुए बेंजामिन नेतन्याहू को कभी मार देते हैं, कभी 6 उंगलियां दिखा देते हैं, कभी कानी को क्या कहते हैं। खैर, कानी का ये बयान साफ करता है कि ईरान की फ़ौजी लीडरशिप इसराइल को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक तरफ जहां डिप्लोमेसी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ फोर्स का ये सख्त रुख बताता है कि अगर ये सीज़ फायर टूटा तो अगला हमला कितना भयानक होगा। अब कुछ और खबरें। 11 अप्रैल 2026 को 12 बजे ये तस्वीर आई है, लेबनान की तस्वीर है। और तसव्वुर कीजिए, बस आप कुछ मत पढ़िए और देखते रहिए तो आप समझेंगे ये गज़ा की तस्वीर है। और यहाँ क्या किया गया है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को जो है जिबचित एक कस्बा है वहाँ निशाना बनाया गया। मतलब बिजली लोगों को ना मिल सके, इसकी भी पूरी प्लानिंग इसराइल कर रहा है। और दूसरी तरफ ये और 2:45 बजे 11 अप्रैल की तस्वीरें हैं। इतनी हैवी बॉम्बिंग हो रही है। बिंत जबल जो साउथ लेबनान हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है साउथ लेबनान, वहाँ पर इस तरीके की बॉम्बिंग अभी भी की जा रही है IDF की तरफ से। एक फ़ोटो है, वो ब्लर कर देता हूँ, लेकिन वो बच्चे का है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। हेल्थ सिचुएशन जो है गज़ा स्ट्रिप की वो वर्सन हो रही है, बद से बदतर हो रही है। बताया जा रहा है कि हर रोज़ 6 पेशेंट्स, 6 मरीज़, इलाज की कमी और जो सफ़र करके दूसरे मुल्क में जाकर इलाज कराने पर पाबंदी है, उसकी वजह से 6 लोग हर रोज़ गज़ा में दम तोड़ रहे हैं। 21,000 पेशेंट्स अब भी हैं गज़ा में, जिन्हें फ़ौरन एवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। 4,000 बच्चे हैं, 4,000 ऐसे लोग भी हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको भी मुकम्मल इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमें ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि गज़ा में क्या हो रहा है। और ये मस्जिद अल अक्सा की आज की तस्वीरें हैं 11 अप्रैल की।
40 दिन के बाद जब ये मस्जिद खुली है, आज तो 42वां दिन है, तब वहाँ पर ये पत्तियाँ चुन रही हैं औरतें और बच्चियाँ। आपको पता है पत्तियाँ काहे की हैं? फ़लस्तीनी औरतें खुबैज़ा या खोबैज़ा की पत्तियाँ चुन रही हैं अल-अक़सा मस्जिद के अहाते में, वहाँ ये लगा है। मैंने इन पत्तियों के बारे में पढ़ा तो ये कहीं कहीं तो ये साग के स्ट्यू की तरह बनाई जाती हैं, लेकिन इनकी एक और बड़ी सिफत ये है कि ये एंटी एजिंग है, बुढ़ापे को रोकने में बड़ी मददगार होती हैं। तो ये पत्तियाँ मस्जिद अल-अक़सा में इनके पौधे लगे हुए हैं। लेकिन फ़लस्तीन की एक और तस्वीर ये भी है कि सिर्फ ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए मुश्किल नहीं है। इसराइल की फ़ौज की वजह से वहाँ पर, क्योंकि वो ईसाइयों के लिए बड़ा मुक़द्दस मकाम है, बैतलहम वहीं है, जो उनके अकॉर्डिंग जो नाज़रत है वो भी वहीं है। ईसाइयों के अकॉर्डिंग जीसस की पैदाइश वहीं हुई, वहीं उन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी भी बिताई। तो ऑक्यूपेशन फोर्सेस टाइटन रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिश्चियंस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ होली फायर सैटरडे। होली फायर सैटरडे करके एक मौका था आज सैटरडे के रोज़, वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई आईडीएफ की तरफ से। और ये पुराना शहर है, ओल्ड सिटी है जेरूसलम की, जिस पर इसराइल की फ़ौज का कब्ज़ा है। वो इसराइली जिसमें से ज़्यादातर लोग बाहर से आए थे पनाह मांगने के, बाबूजी थोड़ी सी ज़मीन दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो। ये सब यूरोप से आए थे। यहाँ तो हमेशा से जो यहूदी रहते थे वो अरब्स के और ईसाइयों के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन जब बाहर से लोग आ गए तो इख्तलाफात शुरू हो गए। एक बड़ी हिस्ट्री है। ओल्ड सिटी का ये क्लिनिक है, पुराना शहर है, पुराने घर हैं, और वहाँ पर ईसाई भी अपनी मजहबी रसूमात अदा नहीं कर पा रहे आज़ादी से। ये और बात है कि इसराइली कट्टरपंथी मिनिस्टर्स के साए में कट्टरपंथी इल्लीगल नाजायज़ सेटलर्स मस्जिद अल-अक़सा के अहाते में घुसकर तालमुदिक राइचुअल्स अदा करते हैं, जिसकी उन्हें इजाज़त नहीं, गैर कानूनी तरीके से हर काम वहाँ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।